नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं प्रशांत पांडे और अगले 1 घंटे हम बताने वाले हैं दर्शकों को कि इस तरह के बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अगर कोई बनानी हो तो आप कैसे बना सकते हैं। जी हां, बाजार में लगातार दूसरा दिन कमजोरी का, जहां पर हम देख रहे हैं कि बाजार में काफी हद तक लाल निशान में कारोबार हो रहा है। लेकिन उसके अलावा योर स्टॉक, क्योंकि एक ऐसा शो है जहां पर आपके सवालों को हम शो में शामिल करते हैं, तो सवाल पूछने का तरीका भी हम आपको बता देंगे। एक नंबर है और साथ ही जिस तरह से अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करते आए हैं, अगर आप यूट्यूब भी देख रहे हैं लाइव, तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नंबर भी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, 9167329108। ये वो नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल हमें भेजने हैं। सवाल जब पूछ रहे हो और खासतौर से अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हो तो ध्यान दीजिएगा कि स्टॉक का नाम जरूर दीजिएगा हमें, आपने किस भाव पे खरीदा है और आप उसमें कितने समय तक रुकना चाहते हैं। अगर इस तरह की जानकारी आप हमें देंगे तो हमारे एक्सपर्ट टेक्निकल व्यू या फंडामेंटल व्यू जो भी आपके लिए सही होगा, आपको उस पर राय देंगे, अपनी सलाह देंगे। और आज बतौर मेहमान जो आपके तमाम सवालों के जवाब देने वाले हैं, मिराज एसेट शेयर खान के विनोद मोदी हमारे साथ हैं और ये सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ला। विनोद और लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। एक झटपट बाजार का चेक लेते हैं और उसके बाद बाजार से जुड़ा सवाल भी हम लेंगे। देखिए, आज नतीजों का आगाज और टीसीएस के नतीजे, लेकिन उस बीच अगर फिलहाल बैंक निफ्टी की ओर हम नजर डालें तो लगभग 238 पॉइंट नीचे, आधे % कमजोरी के साथ 49,602 के लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी यहाँ पर 23,620 के आसपास दिखाई दे रहा है, लेकिन सेंसेक्स यहाँ पे लगभग 230 अंक की कमजोरी के साथ 77,913 के लेवल्स पर दिखाई दे रहा है। एडवांस डिक्लाइन भी यहाँ पर 1308 डिक्लाइन, 1160 एडवांसेस हमें फिलहाल बाजार में दिखाई दे रहे हैं। और चुनिंदा काउंटर्स जहां पर आज के सत्र में हमें खरीदारी दिखाई दे रही है, उसमें आप देखिए तो फिलहाल एफएमसीजी काउंटर्स में बाइंग आज के सत्र में थोड़ी सी कंटिन्यू है। ब्रिटानिया, एचयूएल जैसे काउंटर्स, ब्रिटानिया लगभग 3.5% ऊपर, एचयूएल आप देखिए लगभग 3% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटीसी में भी हम देख रहे हैं लगभग 1.25 से 2% तक की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। तो एफएमसीजी आज यहाँ पर हीरो बनता हुआ और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर खरीदारी अच्छी खासी हो रही है। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट क्षेत्र को देखें तो आज लगातार दूसरा दिन जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक कमजोरी का आलम है स्पेसिफिक काउंटर्स में, क्योंकि हमने बिजनेस अपडेट जो आती हुई देखी वो थोड़ी सी कमजोर थी। शुभा डेवलपर जैसे कुछ काउंटर जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार 2 दिनों में 8% तक यहाँ पर कमजोरी देख चुके हैं, हम गिरावट देख चुके हैं। ओप्रो रियलिटी हो, माइक्रोटेक हो, ये तमाम काउंटर्स जहां पर लगातार हमने देखा है कि कमजोरी आई है। एलएनटी, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, अल्ट्राटेक, कुछ काउंटर्स जहां पर हम लगभग 2.5 से 2% की कमजोरी फिलहाल आती हुई देख रहे हैं। लेकिन यहां पर आज हम सबका फोकस भी रहने वाला है टीसीएस के नतीजों का। थर्ड क्वार्टर के नतीजे आएंगे, उससे किस तरह की कमेंट्री दी जाती है और प्रीव्यू भी क्या कहता है। हमारे सहयोगी और हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं इस पर अपनी राय रखेंगे। फार्मा क्षेत्र अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कमजोरी का आलम बरकरार है। इंपॉर्टेंट काउंटर जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल आप देखिए, इप्का लैब्स देखिए, ग्लेनमार्क देखिए, यहाँ पे हमने लगातार कमजोरी और गिरावट गहराती हुई देखी। अपोलो हॉस्पिटल तो 2 दिन में लगभग 6% भी टूट चुका है। तो इन तमाम सेक्टर्स पर और काउंटर्स पे हमारी नजर होगी। हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं, इनकी राय लेते हैं। और विनोद जी, आपके पास मैं आऊंगी सबसे पहले। अब ये बताइएगा कि नतीजों का आगाज तो हो गया है, अब बाजार का पूरा फोकस रिजल्ट्स पर और बजट पर एक तरह से रहने वाला है। और यहाँ पर ट्रम्प के हवाले से जो एक अहम इवेंट है वो भी फोकस में रहेगा। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो बाजार में अब ये सेलिंग प्रेशर किस तरह से गहराता हुआ दिखाई दे, निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिहाज से अगर कुछ लेवल्स आप बताना चाहें। मॉर्निंग कविता जी, प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अगर रिजल्ट की बात करें, क्योंकि ये रिजल्ट जो दिसंबर क्वार्टर में बहुत 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 अहम होने वाली है। मुझे लगता है जो ओवरऑल जो स्ट्रीट के जो आ रहे हैं एस्टिमेट्स आ रहे हैं 8 से 9% के बीच में, आई मीन निफ्टी का जो अर्निंग्स ग्रोथ बताया जा रहा है, मुझे लगता है वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मुताबिक ही है, राइट। और जो डेफिनेटली इसमें जो लीड करता हुआ नजर आ रहा है उस पे उस सेक्टर, जो जैसे मैं बात करूँ इंजीनियरिंग सेक्टर, जिनके नंबर्स अच्छे आने के चांसेस लगाए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम रियल एस्टेट कंपनीज की भी नंबर में अच्छा उम्मीद लगाई जा रही है। सेलेक्ट केमिकल कंपनीज की भी नंबर अच्छी बताई जा रही है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जिस हिसाब से जो क्वार्टर 2 में, सितंबर क्वार्टर में जितना डिसअपॉइंटमेंट मिला था, ये क्वार्टर मुझे लगता है कहीं न कहीं
पॉजिटिवनेस के साथ हम लोग एंड करेंगे। तो रिजल्ट के हिसाब से मुझे लगता है डेफिनिटली टीसीएस से आगाज़ होगा आज के दिन, तो रिजल्ट का मुझे लगता है एक अच्छा टेकअवेज़ हो सकता है। जो सबसे अहम इवेंट होने वाला है बाज़ार के हिसाब से मुझे लगता है बजट। बजट में बजट में डेफिनिटली जो गवर्नमेंट के जो ऑफलेट जो भी अगर हम लोग भाषा को समझे तो क्लियरली गवर्नमेंट का फोकस 2 चीज़ की होगा, कैपेक्स जो रिवाइवल है उसको और ज़्यादा कैसे एक्सपेडाइट करें, एट द सेम टाइम जो कंजम्पशन कैसे बढ़ोतरी किया जाए। मुझे लगता है अगर ये 2 चीज़ को अगर गवर्नमेंट एड्रेस करती है बजट में तो फिर आप देखोगे निफ्टी में एक अच्छी खासी रैली आ सकती है, और जब भी निफ्टी की रैली आएगी और इकोनॉमिक बूस्ट की बात की जाएगी तो हमें लगता है बैंकिंग जो लास्ट आई मीन कुछ कुछ सेशन में काफ़ी ज़्यादा कमजोरी विटनेस की है, मुझे लगता है साफ रिकवरी आने की गुंजाइश की जा सकती है। तो ये है राय इस वक्त निफ्टी इंडेक्स पर आपको मिलती हुई। पहले जो दर्शक हैं विक्रांत अनंत गावड़े, जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है, इनका सवाल बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे है। 150 रुपए के भाव पे इन्होंने 530 शेयर लिए हुए हैं। हालांकि इन्होंने नजरिया अपना नहीं बताया है, लेकिन चूंकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हम दोनों मान के चल रहे हैं, तो लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूंगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस बताइए, 150 की बाइंग के हिसाब से क्या लगता है आपको, क्या राय बन रही है? फिलहाल हम देख रहे हैं कि 13,500 से ज्यादा का नुकसान इनको हो रहा है। स्टॉक्स को देख के लग रहा है कि ये काफी दिनों से डाउन ट्रेंड में ही मूव कर रहा है, और इनके जो बाइंग लेवल्स हैं मुझे लगता है कि इन्होंने पिछले मंथ में जो स्विंग हाई लगे थे उसी के आसपास बाइंग किया था, और उसके बाद से यहाँ पर एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर एक स्टेबिलिटी भी है थोड़ी सी अराउंड द लेवल्स ऑफ 150 से लेकर 120 के आसपास, बट मेजर अपसाइड मूव तभी दिखाई देगा जब ये स्टॉक 130 के ऊपर सस्टेन करेगा। वहीं से एक प्रॉपर ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है। जब तक ये स्टॉक 130 के नीचे रहता है तब तक लोअर लेवल्स को ये स्टॉक टच कर सकता है। निचले लेवल्स के 115 के आसपास आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर इनके पास पहले से इन्होंने बाय करके रखा हुआ है तो 115 का स्टॉप लॉस लगाकर ये वेट कर सकते हैं। अगर 115 के नीचे आता है तब ये वहां पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस को एग्जिट करें। जी बिल्कुल, लक्ष्मीकांत जी ने जो है इम्पोर्टेंट लेवल्स बताए बजाज हाउसिंग फाइनेंस को। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले दर्शक के पास, और यहाँ पे जो है व्हाट्सएप के ज़रिए इन्होंने सवाल पूछा है। जितेंद्र कुमार ने, इनका जो स्टॉक है वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। 1155 क्वांटिटीज़ लिए हैं, लेकिन उनका जो बाइंग प्राइस है वो लगभग 49 रुपीज़ का है। तो इस पे जो है ऑफकोर्स देखें तो यहाँ पे जो है तो एक सिग्निफिकेंट कह सकते हैं कि थोड़ी करेक्शन आई है, लॉस में भी है, बट जो है इन्होंने अपनी बताई नहीं है इन्वेस्टमेंट हॉरिजन क्या है। लेकिन हम चाहते हैं कि लक्ष्मीकांत जी आप ज़रा बताएं कि इसके जो शॉर्ट टर्म बेसिस और लॉन्ग टर्म बेसिस के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग सकते हैं, क्योंकि जितेंद्र जी ने अपने लेवल्स नहीं बताए। काफी दिनों से स्टॉक करेक्शन मोड में ट्रेंड कर रहा था, बट अगर हम पिछले 8 से 10 दिनों का ट्रेंड देखें या हम वीकली चार्ट्स पर भी देख रहे हैं तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज से रिबाउंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट आता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ से ये स्टॉक आने वाले टाइम में बढ़त बना सकता है। इमीडिएट हर्डल 3740 के आसपास आ रहे हैं। 40 के लेवल्स के ऊपर मेजर ब्रेकआउट है, वहां से स्टॉक फिर 48 टू 50 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। सो 30 और 31 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर सकते हैं, और जैसे इस स्टॉक में 37 38 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तब में और ऊपर के स्तर के अपसाइड के मोमेंटम ये स्टॉक शो कर सकता है। तो इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। तो होल्ड करने की सलाह यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में लक्ष्मीकांत जी की तरफ से आती हुई। कल्पना प्रताप हमारी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कल्पना जी नमस्कार, क्या हाल चाल? नमस्कार, एक्चुअली सत्यजीत, आई एम कल्पना's husband. अच्छा अच्छा और the account is a Kalpana. She is a long-term trader. ओके She a long-term investor in the shares actually. हाँ, ओके ये सही है। तो ये हम almost 3 years back we had purchased Tata Motors. हमारे 400 shares है. So now the share has come down by almost 200 rupees. So I just wanted to get a view from you. सर आपने किस भाव पे लिया है?
Actually, this I had purchased around 400. और कितने शेयर्स हैं? अराउंड 400 शेयर्स। तो ये फिर बीच में जब 26 जून को आई मीन 6 जून व्हेन द प्राइसेस केम डाउन आई हैड सोल्ड एंड रीपर्चेस्ड इट, बट माय एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आवर इन्वेस्टमेंट इज एट 400 रुपीज, 385 400। तो आपको रुके रहना है ना? आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक्चुअली। कल्पना के जितने भी अकाउंट शेयर्स हैं सारे भी लॉन्ग टर्म है। हम लोग 2021 में लिए हैं, उसी से रिटेन कर रहे हैं, ICICI, HDFC एंड ऑल दैट। बट अब देख रहे हैं कि देयर आर न्यू शेयर्स दैट आर कमिंग अप व्हिच आर डूइंग बेटर देन बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से काफी जागरूक निवेशक ही भी लग रहे हैं ये शरद, और मेरे ख्याल से बहुत कम ही ऐसे हमें दर्शक भी देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं जो इतना एम्फेसिस देते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं लॉन्ग टर्म निवेश पर। तो और कविता एक चीज और है, हाँ, इनका लक भी है, इनकी वाइफ का लक भी है। हाँ, जब भी आप वाइफ के नाम पे कुछ करते हैं तो एसेट्स हो, इन्वेस्टेबल एसेट्स हो, वो लक होता है। तो यहाँ पे भी इनके इन्वेस्टमेंट देखिए लॉन्ग टर्म होरिजन के 3.5 साल। टाइमिंग देखिए, टाइमिंग देखिए। हाँ जी। तो वहां से जो है एज अ स्मार्ट बायर ऑलरेडी डबल ऑलमोस्ट आ चुका है, अगर आप 400 लेवल्स पे देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आपको लक्ष्मी एंगल का फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन विनोद जी आपके पास आऊंगी, आप क्या सलाह देंगे इनको? कविता जी डेफिनेटली टाटा मोटर्स में इसमें कोई दुराई नहीं है कि ये लंबी अवधि के लिए इसको रखा नहीं जा सकता है। डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू ओन फॉर द लॉन्ग टर्म। अभी तो रिसेंट जो कल के जो इनका अपडेट आया JLR का, वो भी काफी ज्यादा इंकरेजिंग था। वो जिस हिसाब से 3% का ग्रोथ दिखाया हुआ JLR वॉल्यूम, होलसेल वॉल्यूम में, वो क्लियरली कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो ओवरऑल जो सप्लाई कंसर्न था ग्लोबली, जो सप्लाई कंसर्न थे जिसकी वजह से वॉल्यूम इम्पैक्ट हो रहा था टाटा मोटर्स का, वो कहीं ना कहीं एड्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है। और इसके वजह से एक चीज अभी ये क्लियर हो गई है कि जो इनका खुद का जो गाइडेंस जो देते थे कि FY25 में जो हमारा JLR का EBIT मार्जिन जो 8.5% का देता था, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में लग गया था। मुझे लगता है अभी वो बहुत हद तक अचीव होती दिखाई दे रही है। और डेफिनेटली ये स्टॉक हमें नहीं भूलना चाहिए, लगभग 1000 लेवल से करेक्ट हुआ है। तो ये लेवल पे जो वैल्यूएशन पे दिख रहा है लगभग 11 टाइम 11.5 टाइम का FY27 काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। आप इसको डेफिनेटली, इसमें मार्जिन और सेफ्टी भी मुझे काफी अच्छा दिखता है। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको होल्ड करके रखें। चलिए, तो ये सलाह आती हुई दिखाई दे रही है, होल्ड करने की रिकमेंडेशन है टाटा मोटर्स में भी। हम आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो चुका है हमारे बेहद खास सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। ऑलराइट, हमारे साथ एंजल वन के दिवांग शाह जुड़ गए हैं आज अपनी रिकमेंडेशन लेकर। हाय दिवांग, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या सलाह है आपकी आज? गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हम बात करें LIC हाउसिंग फाइनेंस की, तो ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव है। हम प्रेम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्रेक सपोर्ट अपना ब्रेक कर सकता है LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस का 580 का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है इन द रेंज ऑफ 14 to 15 रुपीज। स्टॉप लॉस है रखना है 9 रुपीज का, टारगेट है 27। इसमें मैक्स प्रॉफिट अराउंड 12,000 का एंड मैक्स लॉस अराउंड 6,000 का। ऑलराइट, तो दिवांग के हिसाब से यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस पे आप जो है दाव लगा सकते हैं। लक्ष्य 27 का दिया जा रहा है, स्टॉप लॉस 9 का। अधिकतम नुकसान यहाँ पर 12,000 का बता रहे हैं और मुनाफा 12,000 का, नुकसान यहाँ पे 6,000 का। देवांग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और अपनी रणनीति आज साझा की दर्शकों के साथ। और लगे हाथों एक रिस्क डिस्क्लोजर भी यहाँ देना चाहेंगे दर्शकों को, क्योंकि FNO ट्रेडिंग में देखा गया है अक्सर कि 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। आप अपने आर्थिक सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही इसमें पैसे लगाएं। नमस्कार रोहन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो रोहन जी, आपका स्टॉक है बंधन बैंक और आपके 307 रुपये में खरीदारी है लगभग 2,500 शेयर्स की। तो मेरे से बस सवाल आपसे मेरे को पूछना है कि आप ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे लेवल्स ढूंढ रहे हैं? लॉन्ग टर्म। जी बिल्कुल। तो रोहन जी को जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे बंधन बैंक पे जो है एक टाइप से व्यू चाहिए। तो विनोद जी ज़रा बताएंगे कि बंधन बैंक में एक फंडामेंटल व्यू और टेक्निकल व्यू क्या बन रहा है लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर देखा जाए। ऑफ कोर्स बंधन बैंक की बात करें तो पिछले 5 सेशन में 3 सेशन में जो गिरावट आया है और दिसंबर से अगर देखें तो ऑफ कोर्स डाउनवर्ड ट्रेंड ही चल रहा है। आज थोड़ी सी ग्रीन में ज़रूर है,
क्योंकि बाकी सारे स्पेस में भी बाइंग आ रही है। बट ओवरऑल जो डाउन ट्रेंड है वो पिछले 3 महीने 6 महीने के बेसिस पे, इवन 9 महीने के बेसिस में ले लीजिए तो डाउन ट्रेंड दिख रहा है बंधन बैंक में। तो ज़रा विनोद जी बताएं क्या अपडेट होगी बंधन बैंक पे। अगर बंधन बैंक को देखो तो कुछ कुछ जो बैंक है जो सिक्योर्ड सेगमेंट में जो फोकस कर रहे हैं वो ठीक ठाक लग रहा है, बट एट द सेम टाइम इनका एक्सपोजर वो जो एमएसएमई सेगमेंट में है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से एसेट क्वालिटी का कंसर्न अभी भी बना हुआ। मैनेजमेंट ने क्लियरली जो पिछला कॉन कॉल उसमें गाइड किया था कि उनका क्रेडिट कॉस्ट विल रिमेन एलिवेटेड इन कमिंग क्वार्टर, तो वो कहीं ना कहीं उसका ओवरऑल स्टॉक प्राइस में मुझे लगता है इम्पैक्ट दिख चुका है, जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस करेक्ट हो गया है। जो इनके और जो दो कंसर्न थे, जो नए एमडी सीईओ का वो कंसर्न अभी जो नवंबर के बाद वो भी सॉर्ट आउट हो गया था। ओवरऑल जो इनके जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी के स्पेस में जो पैसा बकाया था, आई थिंक वो भी सॉर्ट आउट होता दिख रहा है। बहुत हद तक इसने पैसे भी रिसीव कर लिए हैं, राइट। तो मुझे लगता है अभी ये बैलेंस स्टेज में है, जहाँ पे मुझे खाली एक एसेट क्वालिटी के साइड में जो कंसर्न दिख रहा है, जो बहुत सारे बैंक्स के, नॉट ओनली बंधन बैंक, बाकी जो दूसरे इश्यू थे वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो चुके हैं। अब मैं अगर वैल्यूएशन की बात करूं तो टॉप से करेक्ट होकर जो ये भाव पे जो मिल रहा है अभी भी लेस देन 1x ऑफ इसके बुक वैल्यू, अगर मैं FY26 को समझूं तो मुझे लगता है काफी हद तक निगेटिव जितने भी थे वो फैक्टर इन हो चुके हैं। अभी यहाँ से अभी अगर आपको होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि स्टॉक में रिटर्न आपको ठीक ठाक मिल सकता है। तो ये है सवाल बंधन बैंक पर, उसका समाधान आपको मिलता हुआ। और मयूर जोशी ने चेन्नई से हम तक अपना सवाल पहुंचाया है व्हाट्सएप के जरिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 1530 के भाव पे 140 शेयरों की खरीदारी की हुई है और फिलहाल मुनाफे में है। आगे क्या नजरिया बन सकता है? लक्ष्मीकांत जी बताइए, क्या रणनीति रखनी चाहिए यूनाइटेड स्पिरिट्स में? 1530 की बाइंग है। लक्ष्मीकांत जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जरा। हाँ जी, यूनाइटेड स्पिरिट ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक ब्रेकडाउन दिया था, तो वहां से यहाँ पर एक लोअर ट्रेंड फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आज थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी इस स्टॉक में है, तो मुझे लगता है कि 1545 से लेकर 1550 के एक सपोर्ट नजर आ रहे हैं। अगर ये स्टॉक इसको डिफेंड कर ले जाता है, देन आफ्टर हमें एक पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 1620 टू 1640, जहां पर उसके अपकमिंग रेजिस्टेंस है। सो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है, बट मेजर अपसाइड मूव आता हुआ नहीं नजर आएगा जब तक स्टॉक 1640 के नीचे सस्टेन करता है। सो अगर उनके पास बाइंग है तो मुझे लगता है कि 1540 के साथ एक बार ये होल्ड करें, और एक शॉर्ट टर्म पुल बैक जब आता है तो वहां से ये एग्जिट हो सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट पे। चलिए, होल्ड करने की सलाह, शॉर्ट टर्म पुलबैक आता है तब आप इसमें निकल सकते हैं, ये सलाह आ रही है लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। लेकिन व्हाट्सएप के जरिए विनोद जी रोहित का हम सवाल लेंगे। इरकॉन में इन्होंने खरीदारी कर रखी है, इनके लेवल से बता रहे हैं 267। तो देखिए, एक बजट बहुत बड़ा ट्रिगर है जिसके चलते इन तमाम काउंटर्स में एक तरह से हम एक बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ भी देख रहे हैं, और आगे शायद हो सकता है कि ये और तूल पकड़े। लेकिन इनको अब क्योंकि घाटा ज़्यादा हो रहा है, अब बताइएगा इनको किस स्टॉप लॉस के साथ नुकना चाहिए, और नियर टर्म टारगेट आप इनको क्या देंगे अगर मैं ट्रिगर्स के लिहाज से ही समझना चाहूँ? देखिए, तो कंपनी का सबसे बड़ा कंसर्न रहा है कविता जी कि इनका ऑर्डर बुक इसमें बिल्ड नहीं कर पाया। ऑर्डर इनफ्लो काफी वीक रही है, जो अभी लगभग 24,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो एक साल पहले लगभग 30,000 के ऊपर हुआ करता था। क्लियरली उसकी वजह से इनका जो ओवरऑल रेवेन्यू बुकिंग है वो मंदी रही है उसमें, और कंपनी ने गाइड किया होगा कि ये साल जो FY25 में ओवरऑल फ्लैट रेवेन्यू दिखाएगा, राइट। तो मुझे बहुत ज्यादा इसमें स्टॉक में अभी भी क्योंकि एक्साइटमेंट नहीं दिखता है, और बहुत हद तक स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका है। जो नियर टर्म में अगर मैं बोलूंगा जो एक ट्रिगर हो सकती है कि गवर्नमेंट रेलवे कैपेक्स में कितना बढ़ोतरी करे। अगर रेलवे कैपेक्स का बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल अगर गवर्नमेंट एलोकेट करे तो एक बार स्टॉक चल सकता है, क्योंकि ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। अदरवाइज हमें इस पे स्टॉक में अभी किसी भी प्रकार का बहुत पॉजिटिवनेस कुछ दिख नहीं रहा है। वैल्यूएशन की भी बात करूं, इतना करेक्ट होने के बाद भी स्टॉक आपको 14-15 टाइम पे मिल रहा है, तो वैल्यूएशन में भी कहीं ना कहीं मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें नहीं दिखती है। तो हमारे इस पे व्यू एज ऑफ सॉर्ट ऑफ निगेटिव रहेगा, लेकिन आप इसको बजट तक होल्ड करके रख सकते हैं।
बजट तक यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। कोई स्टॉप लॉस आप रेकमेंड करेंगे विनोद? कविता जी, मेरा पूरा फंडामेंटल बेस ऑफ व्यू था, इसीलिए स्टॉप लॉस में रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, ऑलराइट, लेकिन चलिए यहाँ पर नियर टर्म में बने रहने की सलाह फिलहाल विनोद की तरफ से आ रही है। और इसी के साथ विनोद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला आज हमारी पेशकश के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे? हमने जितने भी स्टॉक डिस्कस किए हैं, केवल टाटा मोटर्स को छोड़ के जितने भी स्टॉक्स हैं हमारे खुद के पोर्टफोलियो में नहीं है, बट हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। धन्यवाद विनोद। और चलिए इसी के साथ योर स्टॉक को भी हम समाप्त करते हैं, लेकिन